एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने कक्षा 11 के लिए भौतिक भूगोल विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। इससे पहले के जो 2 वीडियो हैं उसमें हमने ये देखा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको किस प्रकार से जाना जा सकता है, वो कौन से स्रोत हैं जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सटीक अनुमान लगा सकते हैं, वो हमने देखा था। और साथ ही हमने ये देखा कि भूकंप विज्ञान जो है वो एक ऐसा साक्ष्य है हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिनसे हम पृथ्वी की संरचना के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। और हमने देखा कि भूकंप जो होता है उसके क्या प्रभाव हैं, उनके प्रकारों के बारे में हमने देखा। आज हम इसी क्रम में आगे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, अंदर की जो बनावट है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है, किस प्रकार की है, इसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, भूकंप विज्ञान के जो साक्ष्य हैं उनसे ये पता चला है, जैसा हमने पीछे देखा था कि जो तरंगें होती हैं उनमें 3 जगह, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनमें 3 ऐसी जगह हैं जहाँ की पृथ्वी के अंदर उनकी जो गति है उसमें बदलाव आता है, पी तरंगों की, विशेष करके पी तरंगों की। तो इसी आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उसको भी 3 माना गया है कि पृथ्वी कितनी परतों में बंटी हुई है, 3 परतों में बंटी हुई है। ऐसा सबसे पहले स्वेस महोदय थे, एक ज्योग्राफर थे, वो भूगोलवेत्ता थे स्वेस। उन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी जो है वो 3 परतों से मिलकर बनी हुई है। उन्होंने 3 परतें कौन सी बताई थी? एक श्याल बताई थी, एक सीमा और दूसरी नीफे। तो इस पाठ्य पुस्तक में उनके जो विवरण दिया गया है उसकी चर्चा नहीं की गई है। यहाँ केवल आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की परतें बताई गई हैं। तो हम केवल आधुनिक मत के अनुसार जो पृथ्वी है उसकी जो 3 परतें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो 3 परतें कौन सी हैं? वो है भूपर्पटी पहली, जिसको कि क्रस्ट भी बोला जाता है। दूसरी जो परत है वो है मेंटल, दूसरी परत मेंटल है। और तीसरी है, इसको अधस्तर भी बोला जाता है, तीसरी है क्रोड या कोर भी इसको बोला जाता है। तो पृथ्वी आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की 3 परतें हैं, भूपर्पटी, अधस्तर और क्रोड, जिसको क्रस्ट, मेंटल और कोर भी बोला जाता है। चलिए हम एक चित्र देखते हैं, उससे ये चीज़ें आपके और क्लियर हो जाएंगी। तो आप ये देखें, यहाँ पर ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दिया गया एक चित्र है, इसको अपने समझते हैं। आप ये देखें, ये जो आपको ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर ये जो है, इससे ऊपर का ये है भूपर्पटी, जिसकी मोटाई 0 से 100 किलोमीटर तक है इसकी मोटाई है। यानी ये महाद्वीपों पर ज़्यादा मोटी है, महासागरों पर ये कम है। क्योंकि महाद्वीपों पर आप देखें जहाँ पर्वत हैं वहाँ तो ये इतनी ऊंचे उठा हुआ भाग भी है, तो यहाँ इसकी मोटाई ज़्यादा है। महासागरों में इसकी भूपर्पटी की मोटाई कम है। भूपर्पटी के नीचे का जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ तक का जो हिस्सा है 2900 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से हम लेकर 2900 किलोमीटर का जो ये हिस्सा है इसको हम मेंटल कहते हैं। ये मेंटल है। और मेंटल के नीचे आप देखें, ये जो बचा हुआ है जो कि 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी की जो आंतरिक कोर है 6378 किलोमीटर, यहाँ तक ये है क्रोड। तो 3 है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। इसको अपने एक चित्र और है, उसकी मदद से भी हम इसको देख सकते हैं। तो हम देखने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक और हमारे सामने डायग्राम है। इसमें आप देखें कि ये 3 परतें हैं पृथ्वी की। ये ऊपर वाली इसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो ये
आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा जो नारंगी रंग में है ये है मेंटल, और ये जो दोनों हैं ये दोनों ये कोर हैं, जिसमें ये आउटर कोर है और ये इनर कोर, यानी कोर के दो भाग हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो क्रस्ट आप देखें कि क्रस्ट जो है वो ऊपर की क्रस्ट, ये देखें यहाँ ये भाग, ये है क्रस्ट, इसको बोला जाता है भूपर्पटी, ठीक है। और दूसरा आप देखें ये जो भाग है ये मेंटल है, ये सारा, इसको अधस्तर भी बोला जाता है। और तीसरा भाग आप देख सकते हैं ये है जिसमें कोर का है 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर की गहराई तक का जो ये भाग है वो कोर है, इसको क्रोड भी बोला जाता है। इसमें बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड दो भाग पाए जाते हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक में कि किस प्रकार ये हमारा लेसन है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें पहली परत है भूपर्पटी। यह ठोस पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, यानी सबसे ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है? भूपर्पटी। यह बहुत भंगुर भाग है, भंगुर यानी यह जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भुरभुरा है, ये भंगुर है, ये जल्दी टूट जाता है, कठोर नहीं है। भूपर्पटी की जो मोटाई है, जैसा कि मैंने बताया, महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। और पर्वतीय जो श्रृंखलाएं हैं वहां तो इस भूपर्वटी की मोटाई सर्वाधिक है, जहां की हिमालय जो पर्वत है उसके नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी भूपर्वटी जो है उसकी मोटाई अलग अलग है। वैसे तो ये 0 से 100 किलोमीटर तक है, लेकिन महाद्वीपों पर इसकी मोटाई अधिक है। महाद्वीपों में भी जो पर्वतीय भाग है वहाँ ज़्यादा मोटी है और महासागरों में इसकी मोटाई कम है। अगली परत हम देखते हैं, दूसरी परत है मेंटल। भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग यानी भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह असातत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ये मोह असातत्य क्या होता है इसको अपने देखते हैं। तो आप देखें जो मोह असातत्य है वो जो ये भूपर्पटी है, तो हम देखते हैं मोह जो असातत्य है वो क्या होता है। मोह असातत्य जो ये भूपर्पटी और मेंटल के जो बीच का भाग है, जहां भूपर्पटी खत्म होती है और मेंटल शुरू होती है, इसके बीच में जो ये एक दुर्बल क्षेत्र है जहाँ की तरंगों की गति में बदलाव आ जाता है अचानक से भूकंपीय तरंगों की, तो इस क्षेत्र को बोला जाता है मोह असातत्य। और ऐसी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मोह नामक व्यक्ति, उन्हीं के नाम पे ये मोह असातत्य इसको कहा जाता है। तो यहाँ से ये शुरू होती है, ये क्या लिखा हुआ है कि ये भूपर्पटी मोह असातत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक, यानी ये यहाँ से प्रारंभ होकर ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये परत पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। तो आगे लिखा हुआ है इसमें कि मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। मेंटल का जो ऊपरी भाग है इसको दुर्बलता मंडल भी बोला जाता है। ये देखें आप यहाँ पर, ये जो इसका ऊपरी भाग है मेंटल का, इसको बोला जाता है दुर्बलता मंडल। इसको दुर्बलता मंडल कहने का तात्पर्य ये कहने की वजह यही है कि ये जो भाग है ना मेंटल का, यहाँ पर बड़ी हलचल होती रहती है चट्टानों के अंदर अंदर, और जो भी ज्वालामुखी वगैरह आते हैं वो अधिकांशतः यहीं से आते हैं। यानी जो लावा बाहर आता है ज्वालामुखी के समय निकलकर, वो लावा इसी दुर्बलता मंडल से आता है। ज्वालामुखी के समय जो पिघली हुई चट्टानें हमारे धरातल पर आती हैं उनको लावा बोला जाता है। यानी गर्म होती है चट्टानें, पिघली हुई अवस्था में होती है, उनको लावा बोला जाता है। तो ये जो लावा आता है ज्वालामुखी विस्फोट के समय, ये
मेंटल के दुर्बलता मंडल से ही आता है। तो एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत भी यही है। यानी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा हमें धरातल पर देखने को मिलता है वो भी यहीं से आता है। भूप्रपटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाता है। इसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, यानी भूप्रपटी और मेंटल का ऊपरी भाग। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो आप देखें कि ये जो भूप्रपटी है इसका भाग और ऊपरी मेंटल का भाग, यानी ये भूप्रपटी और ये ऊपरी मेंटल का भाग, ये जो है ये क्या कहलाता है? ये स्थल मंडल कहलाता है। भूप्रपटी तथा ऊपरी मेंटल का जो भाग है, सर्वाधिक ठोस भाग, वो स्थल मंडल कहलाता है। तो यहाँ मेंटल में हमने दो चीजें पढ़ी कि एक तो दुर्बलता मंडल मेंटल में पाया जाता है, दूसरा कि मेंटल का ऊपरी भाग और भूप्रपटी का संपूर्ण भाग मिलकर क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, यानी ये जो मोटी है वो 200 किलोमीटर तक। कौन सा? स्थल मंडल। स्थल मंडल 200 किलोमीटर तक। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है, यह ठोस अवस्था में है। यानी मेंटल के भी दो भाग कर सकते हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो ये था हमारा पृथ्वी की दूसरी परत। अब हम तीसरी परत की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी परत के बारे में विस्तार से। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्रोड के बारे में कि क्रोड क्या है। तो पृथ्वी की जो तीसरी परत है उसको क्रोड या कोर बोला गया है। तो इसको हम चित्र में देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये। तो आप देखें यहाँ पर इस मानचित्र में, इस चित्र में, मानचित्र तो नहीं है ये चित्र है, रेखा चित्र बोल सकते हैं इसको। इसमें हम देखते हैं कि क्या है। तो आप देखें ये है क्रोड, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई से शुरू होकर पृथ्वी के बिल्कुल आंतरतम बीच में जो इसका है 6378 किलोमीटर तक इसकी गहराई तक ये विस्तृत है। क्रोड जो है, जिसको अंग्रेजी में कोर बोला जाता है, इसके दो भाग हैं। एक ये भाग है और दूसरा ये भाग है। इसको बोला जाता है बाह्य क्रोड और इसको बोला जाता है आंतरिक क्रोड, यानी आउटर कोर और इनर कोर। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो बाह्य क्रोड जो है वो 2900 किलोमीटर की गहराई, यानी जहां मेंटल खत्म होती है वहां से शुरू होकर 5100 किलोमीटर की गहराई तक बाह्य क्रोड का विस्तार है और ये द्रव अवस्था में है, यानी पिघली हुई अवस्था में है। फिर 5100 किलोमीटर से लेकर जो 6378 किलोमीटर जो कि पृथ्वी का बिल्कुल अंतरतम भाग है वहां तक जो है वो है आंतरिक क्रोड या इनर कोर। ये ठोस अवस्था में मिलती है। तो ये है पृथ्वी की तीसरी परत क्रोड। क्रोड यानी दो अवस्था में है, ऊपरी क्रोड बाह्य क्रोड द्रव में और आंतरिक है वो ठोस में है। ये जो ठोस अवस्था में है ये जो मिलकर दो पदार्थों से, भारी पदार्थ दो हैं उनसे मिलकर बनी है। एक है फेरस यानी लोहा और दूसरा है निकिल। तो फेरस और निकिल से मिलने के कारण इसको बोला जाता है नीफे। इसको नीफे भी कहा जाता है। तो चलिए हम पाठ्य पुस्तक में पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल व लोहे का बना है, इसलिए इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का वर्गीकरण, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में विस्तार से पढ़ा। आशा है सभी विद्यार्थियों को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।